बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया। इसका नाम है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। और इस चैप्टर में अब तक हमने ये देखा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके न्यूक्लियस के अंदर, आपके सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपको इस तरह बिल्कुल बड़े पतले से और बड़े टेंस इंटरवोवेन नेटवर्क मिलेगा, जिसको आप कहते हो क्रोमेटिन बॉडीज। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगता है, तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होके थोड़े से मोटे, बड़ी विजिबल फॉर्म में आ जाते हैं, और इस विजिबल फॉर्म को आप कह रहे होते हो क्रोमोसोम्स। ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है न्यूक्लियस में, एक स्पीशी के अंदर वो तादाद फिक्स होती है। जैसे इंसानों में जो सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 46 है, फर्न्स के अंदर जो है वो तकरीबन 1000 है। मॉर्फोलॉजिकली मैंने आपको बताया कि आपके पास मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम में दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होते हैं। एक ये वाला होता है, इसको आप सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं जी, और ये रेप्लिकेटेड है, इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। बस मामला कुछ भी नहीं है जी। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, और ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है या सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ये रेप्लिकेट हुए होते हैं। एक ओरिजिनल है और एक फोटो कॉपी हुआ हुआ है। तो हमारे पास एक क्रोमोसोम में, अगर हम इस वाले की बात करें, तो दो क्रोमेटिड्स हैं और एक सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर में काइनेटोकोर नाम का एक रिंग प्रोटीन होता है, जिससे कि फाइबर्स अटैच होते हैं। फिर मॉर्फोलॉजिकली हमारे पास 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। फिर मैंने आपको क्रोमोसोम की फॉर्मेशन भी बताई कि आपके पास क्रोमोसोम में 60% प्रोटीन और 40% डीएनए होता है। किस तरह इसकी कंडेंसेशन होती है ये भी बताया, इसकी थ्योरी, इसका फंक्शन बताया कि हमारे पास क्रोमोसोम्स में जीन्स मौजूद होते हैं, और जीन्स जो है वो मटेरियल्स हैं जिनमें हमारे करेक्टर्स स्टोर हुए हैं। और जब जीन्स जो हैं वो हमारी औलादों में जाते हैं, तो हमारे और कैरेक्टर्स हमारी औलादों में मुंतकिल हो जाते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी भी हमने पढ़ी जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्रोमोसोमल थ्योरी हमने देखी कि क्रोमोसोमल थ्योरी के मुताबिक जो है, हमने देखा कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो आपको ये बता रही है कि ये जो हेरिडिटी होती है, यानी माँ बाप से औलादों के अंदर जो करेक्टर्स मुंतकिल होते हैं, इनके पीछे क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर एक इंसान के करेक्टर्स, आप एक इंसान की औलाद पैदा हुई है और वो देखता है ये कि आदमी जो है वो देख रहा है कि जी मेरी औलाद में मेरे बहुत सारे करेक्टर्स आ गए, मेरी आंखों का कलर मेरी औलादों जैसा है, मेरे बालों का जो कलर है वही मेरे औलाद का है, मेरी शक्ल में जो है औलाद जो है वो मेरी शक्ल में बहुत मिल रही है। तो ये क्या हुआ कि ये माँ बाप से उसके करेक्टर्स उसकी औलाद में मुंतकिल हुए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के मुताबिक क्रोमोसोम्स इसके पीछे रोल अदा करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं जी ड्राइविंग फोर्स, और क्रोमोसोम्स की मुंतकिल होती है औलादों में, और उससे करेक्टर्स मुंतकिल हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम एक चीज आती है जी। चलें जी, अगर हम क्रोमोसोमल थ्योरी को मानते हैं जी, सही मानते हैं, तो चलें, ये तो हमें सब नजर आ गया जी। क्रोमोसोम्स आर द कॉज ऑफ हेरिडिटी, आर द कॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है जी। ये क्रोमोसोमल थ्योरी से हमने ये नतीजा निकाला। और क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, उसके पूरे मुहर्रिकात मैं आपको बता चुका हूँ। कि देखा गया कि जी हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब हमारे गैमेट्स बनते हैं, तो वो यानी मयोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, और फिर ये आधे क्रोमोसोम्स वाला गैमेट जब दूसरे गैमेट के साथ मिलता है तो पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है क्रोमोसोम्स हैं जो कि हमारे करेक्टर्स लेके जा रहे हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स, ये तो साबित हो गया जी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी से, कि जो हमारे पास हेरिडिटी होती है, माँ बाप से औलादों में करेक्टर्स मुंतकिल होते हैं, उनके पीछे क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि क्रोमोसोम्स में 60% के करीब प्रोटीन है, और तकरीबन 40% के करीब डीएनए है। तो अब इनमें से, इन दो में से वो कौन है जो हेरिडिटी करते हैं? क्या क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है वो हेरिडिटी कर रहा है, यानी वो करेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है, या क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो करेक्टर्स को मुंतकिल कर रहा है? ठीक है जी। अब हमने तो पढ़ा ना, कंडेंसेशन में प्रोटीन भी होता है, डीएनए भी होता है। तो विच वन, प्रोटीन और डीएनए, आर द रियल कॉज ऑफ हेरिडिटी? तो इसका जवाब है जी डीएनए। प्रोटीन सिर्फ डीएनए को कंडेंस करने में हेल्प कर रहा है। ये जो डीएनए है, इट इज द कॉज ऑफ हेरिडिटी। डीएनए की वजह से हमारे करेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से औलादों में मुंतकिल होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है उनमें हमारे करेक्टर्स स्टोर हुए हैं। अब ये कैसे पता चला जी? कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जी, उनकी मदद से इस चीज को कंफर्म किया गया। उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रेड ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। फ्रेड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। फ्रेड ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था,
उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जी? उसने नमूनिया आप जानते हैं जी, एक बीमारी है। एक मिनट रुक जाइए, अटक रहा है। जरा ये मिटा दूंगा, गलत दिखती है ना ये जी। बल्कि कलर भी चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। हाँ, तो हमारे पास फ्रेड ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए जी, हम एक जानते हैं एक बीमारी निमोनिया, नमूनिया नाम की एक बीमारी होती है। और ये बीमारी जो है, इसके पीछे असल वजह होता है जी, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है जी, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से जो है वो ये नमूनिया की बीमारी होती है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया, इसकी दो स्पीशी होती है। एक होती है एस टाइप कहलाती है, एक कहलाता है आर टाइप। दो टाइप की इसकी स्पीशीज होती है। एक को हम कहते हैं एस टाइप। एस टाइप जो होता है, इसकी जो आप समझ लें, इसका जो सेल की सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, इसलिए हम इसको एस कह रहे हैं। और जो आर टाइप होता है, इसकी जो सेल की सरफेस होती है वो जरा रफ होती है। तो ये जो एस है, इसकी सेल सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। और ये जो रफ आर है, इसकी सेल सरफेस जो है वो जरा रफ होती है, यानी कि सेल वॉल। तो सेल वॉल तो स्मूथ रफ हो गई है जी। इसमें से ये जो एस होता है ये वायरुलेंट होता है, यानी कि एस वाला जो स्पीशी होगी इस बैक्टीरिया की, वो नमूनिया कॉज करता है। जबकि आर वाला जो है वो नॉन वायरुलेंट होता है, ये नमूनिया कॉज नहीं करता। ये जरा ध्यान में रखिएगा। दो तरह के हमारे पास है जी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, एक है स्मूथ, एक है आर। एस टाइप जो है वो वायरुलेंट होगा, ये हमारे पास जो है वो नमूनिया पैदा करता है। जबकि आर टाइप जो है वो नॉन वायरुलेंट है। फ्रेड ग्रिफिथ ने क्या किया? सबसे पहले उसने एस टाइप यानी वायरुलेंट जो है, एस टाइप मतलब वायरुलेंट वाला जो है वो बैक्टीरिया लिया और एक माइस यानी चूहे के अंदर उसको इंजेक्ट किया और ऑब्जर्व किया जी। जाहिर बात है, एस टाइप इंजेक्ट किया है जी, वायरुलेंट वाला इंजेक्ट किया है, तो कुछ टाइम बाद जो है माइस को नमूनिया हो गया और माइस जो है वो मर गया। ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। जाहिर है, आप वायरुलेंट बैक्टीरिया उसके अंदर लगा रहे हो तो वो बीमार हो जाएगा और मरेगा। फिर उसने दूसरी बार क्या किया? उसने आर टाइप बैक्टीरिया लिया और उसको माइस में इंजेक्ट किया। अब आर टाइप जो है वो नॉन वायरुलेंट होता है, इसका मतलब है नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया उसने इंजेक्ट किया, तो अब वायरस को तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये आर टाइप जो है ये नमूनिया कॉज नहीं करता। लिहाजा माइस जो है वो बीमार नहीं हुआ और वो जिंदा ही रहा। तो ये दोनों रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड थे। जाहिर है, अगर आप उस पे वायरस को, आप वो वाला बैक्टीरिया लगाओगे जो नमूनिया कॉज करता है, तो नमूनिया हो जाएगा, वो मर गया। और वो वाला बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हो जो नमूनिया कॉज नहीं करता, तो उसका नमूनिया नहीं होगा और वो बच जाएगा। फिर उसने क्या किया? उसने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसने एस टाइप बैक्टीरिया लिया और उसको हीट किया। अब हीट करने से हमें पता है जी, हीट करने से वायरस बैक्टीरिया मर जाता है। हीट करने से ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? ये बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। अब इसने इस डेड बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया, तो अब जाहिर बात है वो डेड हुआ हुआ है, वो मरा हुआ है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? माइस को बीमारी नहीं हुई, माइस जो है वो जिंदा रहा। ठीक है जी, ये भी एक्सपेक्टेड था। एक एस टाइप बैक्टीरिया जो कि वैसे तो वायरुलेंट था, लेकिन जब आपने उसको हीट किया तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या है जी? कि वो बैक्टीरिया मर जाएगा। और जब वो मरा हुआ बैक्टीरिया आपने इंजेक्ट किया है तो माइस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो जिंदा है। तीनों एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो तो प्रिडिक्टेड थे और सही आ रहे थे। चौथा एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट थोड़ा सा ऑड आया। उसने क्या किया? यही एस टाइप हीटेड बैक्टीरिया लिया, यानी वही एस टाइप बैक्टीरिया जिसको हीट किया हुआ है, जो इनकी थ्योरी के हिसाब से, हमारी थ्योरी के हिसाब से मरा हुआ है, डेड है ये। और इसको आर टाइप बैक्टीरिया के साथ मिला के इंजेक्ट किया। ठीक है जी, उसने आर टाइप वाला जिंदा था, आर टाइप वाला जिंदा है जी, याद रखिएगा। और ये जो है वो डेड है। अब जब उसने इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे जी? कि जी जो बीमारी पैदा करता है वो बैक्टीरिया तो मरा हुआ है, और जो बीमारी पैदा नहीं करता वो जिंदा है। तो उस हिसाब से हमारे हमारे हिसाब से माइस को मरना नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, माइस डेड, माइस जो है वो मर गया। अब ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था।
जी बिल्कुल अजीब कहानी हुई। आपने एक ऐसा बैक्टीरिया डाला जो मरा हुआ है, एक ऐसा बैक्टीरिया डाला जो जिंदा है लेकिन बीमारी नहीं करता, तो बीमारी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस चूहे को नमूनिया हो गया, और इस नमूनिया के बाद वो मर गया। बहरहाल उस टाइम पे तो फ्रेड ग्रिफिथ जो है वो इस एक्सपेरिमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे पा रहा था। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप कि मरा हुआ बैक्टीरिया जिंदा हो गया, मरा हुआ बैक्टीरिया जिंदा हुआ और उसने जो है वो बीमारी पैदा कर दी? नहीं ना, ये एक्सप्लेनेशन तो हम नहीं दे सकते। बाद में जाके लेटर आगे जाकर के साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेनेशन दी, और जो उसकी ये वजह भी सही है कि ये जो आपका एस टाइप बैक्टीरिया था, ये आपका एस टाइप बैक्टीरिया था, ये उसका जो है वो डीएनए था। ये है एस टाइप, और ये आर टाइप बैक्टीरिया जी, ये उसका डीएनए। आपने हीट किया जी, इससे ये एस टाइप तो मर गया लेकिन इसका डीएनए जिंदा है। अब ये एस टाइप का डीएनए है जो कि खुद तो कुछ नहीं कर सकता, इसके पास तो सेल नहीं है, और ये आर टाइप का डीएनए, इस एस टाइप के बैक्टीरिया की जो डीएनए, उन्होंने इनके अंदर आके इनको इन्फ्लुएंस किया और अपने करेक्टर्स इनमें मुंतकिल कर दिए। ये जो डीएनए थे इसके करेक्टर्स क्या थे इस वाले के, ये वायरुलेंट है। तो जब आपने एस टाइप को हीट किया, वो बैक्टीरिया जरूर मर गया लेकिन उसका डीएनए जिंदा था। और जब आप अकेले इंजेक्ट कर रहे हो तो डीएनए किसको मैनिपुलेट करेगा? अब देखो ना, ये आपके पास एस टाइप था, जब आपने हीट किया तो ये है जी उसका खाली डीएनए। जब ये आपने बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया तो कुछ नहीं हुआ। वजह ये है कि ये डीएनए, अभी इसको सेल चाहिए, इसके पास सेल नहीं है, कैसे करेगा, कैसे प्रोटीन बनाएगा? नहीं कर सकता, इसलिए ये बेकार हुआ। लेकिन जब आपने इसको वो जो आर टाइप बैक्टीरिया था उसके साथ इंजेक्ट किया, तो इस डीएनए ने इसके अंदर मुंतकिल हुआ, अपने करेक्टर्स इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिए, और क्या हुआ जी, अब ये भी आर टाइप बन गया, एस टाइप बन गया, वायरुलेंट। इस वजह से आपके माइस को जो है वो बीमारी हुई और वो मर गया। तो इससे क्या साबित हुआ इस एक्सपेरिमेंट से कि ये जो सेल होता है, पूरा का पूरा सेल होता है, इसमें करेक्टर स्टोर नहीं है, क्योंकि एस टाइप का सेल तो मर चुका था। अगर सेल के अंदर करेक्टर स्टोर होते हैं, सेल के अंदर ये बात स्टोर है कि वो वायरुलेंट है या नहीं, तो एस टाइप हीट करने से मर गया था, उसके अंदर तो करेक्टर्स खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, करेक्टर्स किस में स्टोर है? डीएनए में। हीट करने से सेल मर गया, डीएनए जिंदा है, इसका मतलब है बैक्टीरिया मर गया लेकिन उसके करेक्टर जिंदा है। अब जब आपको एक और बैक्टीरिया मिल गया, इस बैक्टीरिया ने अपने डीएनए उसमें डाले, इन्फ्लुएंस किया, और ये आपको बन गया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जी जो कि फ्रेड ग्रिफिथ ने किया, जिससे ये साबित हुआ कि हमारे पास डीएनए होता है जिसके अंदर हेरिडिटी करेक्टर्स स्टोर होते हैं, और डीएनए होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है और उसके करेक्टर्स को बनाता है। ठीक है जी। फिर इसी चीज को एक साइंटिस्ट की टीम थी जी, एवरी नाम था उसमें, एक था मैकलियोइड, और मैकलियोइड, और एक था जी मैकार्टी। इन तीनों ने मिलके इसी इसी जो फ्रेड ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में एक और तजर्बा किया। वो ये समझ गए, इन्होंने एक्सप्लेनेशन की थी जी, वो ये समझ गए कि हमारे पास ये एस टाइप बैक्टीरिया था अपने वायरुलेंट जीन के साथ, ये बीमारी पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब आपने इसको हीट किया, इसका सिर्फ डीएनए बचा। अब डीएनए तो बगैर सेल के बेकार है, लेकिन जब आपने इसको आर टाइप के साथ इंजेक्ट किया, तो अब इस डीएनए ने इस आर टाइप में जाके इसके अंदर अपने करेक्टर्स मुंतकिल किए, और ये जो आर टाइप बैक्टीरिया, अब ये वायरुलेंट बन गया। यानी कि कौन है जी जो करेक्टर ट्रांसफर कर रहा है? डीएनए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो एस टाइप बैक्टीरिया था, इसको पहले हीट किया, इसका सेल मर गया, डीएनए जिंदा है। फिर इन्होंने इसके डीएनए को भी मारा, एक एंजाइम होता है डीऑक्सीराइबोस एंडोन्यूक्लिएसिस, उससे क्या होता है, डीएनए टूट जाता है। तो इन्होंने क्या करा, उस एंजाइम का यूज करके इस डीएनए को भी तोड़ फोड़ दिया जी, इस डीएनए को भी खत्म कर दिया। अब उसके बाद इस एस टाइप बैक्टीरिया की जो मरी हुई हालत है, इसको आर टाइप के साथ जब डाला, अब वो बीमार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब डीएनए भी वो खत्म कर चुके हैं। तो अब डीएनए ही खत्म हो गए तो हेरिडिटी करेक्टर्स ट्रांसफर ही नहीं हो सकते। तो इनके एक्सपेरिमेंट से भी ये साबित हुआ कि डीएनए आर द हेरिडिटी मटेरियल्स। डीएनए वो मटेरियल्स होते हैं जो करेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। एक क्रोमोसोम में दो चीजें, प्रोटीन और डीएनए। प्रोटीन का रूल नहीं है, डीएनए का रूल है। डीएनए के अंदर हमारे करेक्टर्स स्टोर हुए हैं, और डीएनए ही हमारी औलादों में हमारे करेक्टर्स को मुंतकिल करते हैं। तो अब यहाँ ये बात क्लियर हो गई जी। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि क्रोमोसोम्स में जो है, क्रोमोसोम्स हेरिडिटी करेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स जो है
वो ट्रांसफर करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ठीक है जी। फिर हम क्रोमोसोम्स के अंदर गए तो पता चला जी क्रोमोसोम्स के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटीन और डीएनए। तो उसमें भी हमें पता चल गया कि क्रोमोसोम्स में असल में डीएनए है जिनमें हमारे स्टोर हुए में है कैरेक्टर्स। डीएनए के अंदर हमारे जो है कैरेक्टर्स स्टोर हुए हैं। तो क्रोमोसोम्स के जो डीएनए होते हैं उनमें हमारे कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। सेल डिवीजन के दौरान, गैमेट्स के दौरान और फर्टिलाइजेशन जाइगोट के दौरान हमारे क्रोमोसोम्स हमारी औलादों में चले जाते हैं, जाइगोट में चले जाते हैं, तो हमारा वो कैरेक्टर वाला डीएनए भी उनमें चला गया, लिहाजा हमारी औलादे हमारे ही कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। अब डीएनए में कैरेक्टर्स कैसे स्टोर होते हैं, अब ये मामला चले, ये तो समझ में आ गया ना, डीएनए के अंदर कैरेक्टर स्टोर हुए में। अब डीएनए के अंदर कैरेक्टर किस शक्ल में स्टोर हुए में, किताब की शक्ल में स्टोर हुए में, लिखावट की शक्ल में, किस शक्ल में स्टोर हुए, उसके लिए हमें डीएनए का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। डीएनए का जो हमारे पास करंट मॉडल है जी, वो बड़ा बेहतरीन मॉडल है, उसको हम कहते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रीक, इन दोनों ने मिलकर इसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेश किया था। इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर था, और एक्सपेरिमेंट लिख दिया, वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, मॉडल ऑफ डीएनए। हाँ जी। तो हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसका बनावट कैसी है जी, इसके बारे में वॉटसन और क्रीक ने अपना एक मॉडल दिया था, बड़ा बेहतरीन, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, और हर एतबार से वो सही मॉडल है। तो उसको इतनी बधाई मिली कि इन दोनों को फिर इस काविश पर नोबेल अवार्ड मिला था। अब इनके मुताबिक डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है। पहली बात, डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर कहते हैं जी ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला लें, जैसे कि अगर ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एक दो तीन, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इनको आपस में मिला लें तो ये पॉलीमर कहलाएगी। तो डीएनए एक पॉलीमर है, इसका मतलब है ये भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो इसका जो छोटा मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का मोनोमर होता है। आपने फर्स्ट ईयर में मोनोमर पॉलीमर पढ़ा होगा, मैंने आपको अभी बता भी दिया। तो ये जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है इसको आप मोनोमर कहते हो, और जब ये आप मिलाकर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो इसको आप कहते हैं पॉलीमर। तो वॉटसन और क्रीक के मुताबिक डीएनए कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे मिलके बना हुआ होता है, और उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर देखेंगे चेन कैसे बनती है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये तीन किस्म के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है डीएनए का। एक होती है जी शुगर, कौन सी शुगर, डी ऑक्सी राइबोस नाम की एक शुगर होती है जी। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। एक मॉलिक्यूल तो ये होता है जी, एक शुगर का मॉलिक्यूल, डीऑक्सी राइबोस उस शुगर का नाम है। दूसरा मॉलिक्यूल होता है जी फॉस्फोरिक एसिड, या फॉस्फेट ग्रुप भी कह लो आप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला होता है PO4। और तीसरा मॉलिक्यूल होता है जी नाइट्रोजन बेस के नाम से, नाइट्रोजन बेस। इन तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। अब नाइट्रोजन बेस की भी कुछ कहानी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारे पास डीएनए जो है एक पॉलीमर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और हर एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। सबसे पहले एक तरह डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड का। तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास सबसे पहले ये होती है जी एक सेंट्रल कार्बन। ये हमारे पास कार्बन जो है ना, समझ लो मेजर यानी कि सेंट्रल एलिमेंट है, ये है जी वही शुगर, सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, ये है जी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसका पहला कार्बन ये वाला होता है, ये इसका फर्स्ट कार्बन होता है, ये इसका सेकंड कार्बन होता है, ये इसका थर्ड कार्बन होता है, ये इसका फोर्थ कार्बन होता है, यहीं से फिर फिफ्थ कार्बन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये इसकी नंबरिंग है, नंबरिंग में मिटा देता हूँ, वैसे बारह याद रखिएगा। ये शुगर मॉलिक्यूल होता है। अब इसके फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ होता है नाइट्रोजन बेस, ये लगा हुआ है जी इसका नाइट्रोजन बेस। और थर्ड ये सॉरी फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ होगा फॉस्फेट ग्रुप, यहां लगा हुआ होगा फॉस्फेट ग्रुप P। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, हो गया ना तीन मॉलिक्यूल, ये हो गया शुगर, ये हो गया नाइट्रोजन बेस, और ये हो गया फॉस्फेट।
शुगर के, याद रखिएगा नंबरिंग, शुगर के पहले कार्बन पर लगा हुआ है नाइट्रोजन बेस और 5वें कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फेट। बिल्कुल इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड नीचे होगा, ये आ गया उसका शुगर मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है नाइट्रोजन बेस और ये 5th कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फेट शुगर। सिमिलरली एक और ये शुगर मॉलिक्यूल, एक और न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड का शुगर आ गया, ये फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है और ये 3rd कार्बन से फॉस्फेट लगा हुआ है। एक और ले लेते हैं जी, 4 बना लेते हैं, इसकी वजह है वो आपको पता चल जाएगा अभी। हाँ, एक और ले लेते हैं जी, एक और न्यूक्लियोटाइड लेंगे, तो ये हो गया जी हमारे पास की शुगर, पेंटोज शुगर है, इसलिए 5 किनारे बना रहे हैं। ये पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस लगी हुई है और ये 5वें कार्बन से फॉस्फेट। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आप ले लो, ये है जी न्यूक्लियोटाइड। अब हमें पता है न्यूक्लियोटाइड भी आपस में जुड़ते हैं तभी तो पॉलीमर बनती है, मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तब पॉलीमर बनेगी। तो अब ये आपस में न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं जी, ये जो फॉस्फेट होता है ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर के 3rd कार्बन से अटैच हो जाएगा, 3rd कार्बन से, पहले कार्बन पे नाइट्रोजन बेस, तीसरे कार्बन पे नीचे का फॉस्फेट और 5वें कार्बन पे इनका फॉस्फेट। सिमिलरली इस न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन ये हो गया, इधर से ये फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, इस कार्बन इस न्यूक्लियोटाइड का ये रहा 3rd कार्बन, यहाँ से अटैच हो जाएगा। ये ऐसे अब आपकी न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोटाइड बनती गई आपकी। बिल्कुल इसी तरह की एक सामने भी होती है न्यूक्लियोटाइड की चेन, डबल चेन होती है, एक आमने एक सामने। तो अब एक सामने भी होगी जी, उसको भी हम बना लेते हैं। ये ले लें जी, ये शुगर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है जी, ये फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस हो गई, ये हमारे पास 5th कार्बन पर फॉस्फेट हो गया। फिर इसी तरीके से ये एक शुगर मॉलिक्यूल आ गया जी, ये फर्स्ट कार्बन पर जो है वो नाइट्रोजन बेस हो गई और ये 5th कार्बन पर फॉस्फेट आ गया। फिर उसी तरीके से ये एक शुगर मॉलिक्यूल हो गया जी, ये फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस हो गई और ये 5th पर शुगर आ गई। ये कॉल ले लेते जी 4। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की चेन यहाँ थी राइट साइड पे, इसी तरीके से एक लेफ्ट साइड पे भी होती है। और फिर वही बात होगा, ये आपस में कनेक्ट होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होंगे, चेन बनेगी। तो 3rd कार्बन से ये कनेक्ट हो जाएंगी, ये देखिए जी 3rd कार्बन से ये आपस में कनेक्टेड हो गई और ये आमने सामने भी एक चेन बन गई। तो ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये हमने डिटेल लिया। अगर हम वैसे देखें तो ये हमारे पास शुगर चेन की एक डंडी है, ये नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये रही शुगर और फॉस्फेट की चेन और ये डंडी लगी हुई है। यहाँ ये आप याद रखिएगा, ये जो शुगर और फॉस्फेट की जो लाइन बन रही है इसको हम कहते हैं अपराइट, और ये जो बीच में नाइट्रोजन बेसिस आ रहा है ये, इसको हम कहते हैं रंग। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये रंग्स हो गई, ये आर मतलब रंग और ये क्या है, ये अपराइट है। ठीक है जी, अब जरा नाइट्रोजन बेस पर आते हैं, इस मॉडल को यहीं रोकते हैं जी, नाइट्रोजन बेस पर आते हैं। मैंने आपको बताया आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ऊपर डायग्राम आपको याद होगी, जरूरत तो नहीं है शायद ऊपर डायग्राम पे ले जाने की। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके अंदर 3 किस्म का मॉलिक्यूल होता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। लेकिन ये जो शुगर तो एक ही है, नाइट्रोजन बेस, हाँ, शुगर तो एक ही किस्म की है जी, मैंने आपको बताया उसका नाम डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉर्मूला भी आपको बताया C5H10O4। वही सभी न्यूक्लियोटाइड होगा, सबका शुगर यही है। सिमिलरली फॉस्फेट भी एक जैसा है जी, PO4। यानी न्यूक्लियोटाइड्स चाहे लेफ्ट वाली रिंग के हैं, चाहे लेफ्ट वाली चेन के हो, चाहे राइट वाली चेन के हो, शुगर मॉलिक्यूल इन सबका एक जैसा होता है। फर्क चीज का है जी नाइट्रोजन बेस का। नाइट्रोजन बेस 2 किस्म के होते हैं, या अभी आपको मैं चले आसानी से लेते हैं, 4 किस्म के होते हैं नाइट्रोजन बेस। एक कहलाता है एडिनाइन, एडिनाइन, एक कहलाता है ग्वानिन, एक कहलाता है साइटोसाइन और एक कहलाता है थाइमाइन। 4 किस्म के नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, इनमें से कोई एक लग रहा है जी, देख लो ना आप, हर न्यूक्लियोटाइड में कोई एक नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है। तो हमारे पास 4 किस्म के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमाइन और साइटोसाइन। इनमें से ये जो एडिनाइन और ग्वानिन होती है इनकी डबल रिंग्स होती है, ऐसे डबल रिंग होंगी जी, एक रिंग ये होगी, फिर आप यूं लगा लो एक रिंग
यूं होगी, ऐसे डबल रिंग्स होती है। और ये जो साइटाइन और साइटोसाइन और थाइमाइन होती है, इनका एक तरह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बस एक ही रिंग होती है। तो ये जो डबल रिंग वाली होती है, इन दोनों को हम कहते हैं कि ये प्यूराइन्स है, और ये जो सिंगल है इनको हम कहते हैं पायरेमिडाइन। ठीक है जी। हमारे पास पायरेमिडाइन, हमारे पास दो किस्म का नाइट्रोजन बेस होता है, एक डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूराइन कहलाएगा, एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पायरेमिडाइन। और कौन कौन से, जो एडिनाइन गुआनिन था ना, साइटोसाइन, AGCT सिंबल हम यूज करते हैं। कोई एक नाइट्रोजन बेस एक न्यूक्लियोटाइड के साथ लगा हुआ होता है। तो सपोज कर लेते जी, अब हमने ये जो डायग्राम बनाई हुई, सपोज करें ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है इसमें एडिनाइन लगा देते हैं, ये जो दूसरा है इसमें आप लगा लें गुआनिन, ये जो तीसरा है इसमें आप लगा लें साइटोसाइन, और ये चौथा है इसमें आप लगा लें थाइमाइन। ठीक है जी, ये चार हमने न्यूक्लियोटाइड्स लगा दिए। अब इसके सामने जो चेन होती है इसका न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक होगा। याद रखिएगा, एडिनाइन नाम का जो बेस है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज हमेशा थाइमाइन के साथ ही जुड़ता है, डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन के साथ। और ये जो ग्वानिन नाम का है, यानी एक प्यूराइन एक पायरेमिडाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है। ग्वानिन जो है ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ साइटोसाइन के साथ कनेक्ट होगा। बॉन्ड में याद रखना जरूरी नहीं है, डबल ट्रिपल कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। ए हमेशा टी के साथ, टी हमेशा ए के साथ, जी हमेशा सी के साथ, सी हमेशा जी के साथ। इसका मतलब है कि ये अगर एडिनाइन है तो सामने क्या होगा, थाइमाइन ही होगा, ताकि ये जुड़ जाए। इसी तरह ये जी है तो सामने क्या होगा, साइटोसाइन ही होगा, ताकि ये जुड़ जाए। ये सी है तो सामने क्या होगा, जी, ताकि ये जुड़ जाए। और ये टी है तो सामने क्या होगा, एडिनाइन, ताकि ये जुड़ जाए। इसका मतलब है अगर आपको एक चेन के न्यूक्लियोटाइड पता हो तो आपके सामने वाली चेन के न्यूक्लियोटाइड भी आपको पता हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक है। ये है जी अभी वॉटसन क्रिक का मॉडल। वॉटसन क्रिक का मॉडल क्या है जी, कि पॉलीमर है डीएनए, इसके जो मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल है, एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, और 4 में से कोई एक नाइट्रोजन बेस लगा हुआ होगा। क्या आपकी एक रिंग बनती है, फिर सामने एक और आपकी चेन बनती है, फिर ये दोनों चेन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। कहाँ से कनेक्ट होती है, नाइट्रोजन बेस आपके कनेक्ट होते हैं जी एडिनाइन थाइनाइन के साथ, और जी जो है वो सी के साथ। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को सिंपल से अगर आप बनाना चाहें तो ऐसी ये कुछ लड़ी सी हो गई है जी, एक ये अपराइट, एक ये अपराइट, और ये इनके दरमियान नाइट्रोजन बेसिस से जुड़े हुए, ये दो नाइट्रोजन बेस हैं जिनमें आपस में कनेक्शन हो गया, सीढ़ी की तरह का हो गया स्ट्रक्चर। इसलिए वॉटसन क्रिक इसके लिए यूज करते थे, लैडर टाइप स्ट्रक्चर है, लैडर टाइप। डबल है, डबल मतलब दो रिंग दो चेन है जी, डबल हेलिक्स मॉडल लैडर टाइप। उसके बाद फर्दर क्या है, ट्विस्ट होती है ये। ट्विस्ट मतलब फिर ये जो लैडर बन जाएगी ना, अब ये घूमेगी, ऐसे घूम जाती है, ऐसे ट्विस्ट करेगी जी, ये ऐसे ट्विस्ट करती है जी। ठीक है जी, जैसे आप कपड़े धोने के बाद आप उसको सुखाने के लिए, उसको निचोड़ने के लिए ट्विस्ट करते हो ना, ऐसे ये डीएनए की चेन ट्विस्ट हो जाती है। ये पूरा एक राउंड जो होगा, ये पूरा एक, ये जो आपका पूरा एक कंप्लीट चक्कर लग जाता है आपका, ये आपकी इसकी लेंथ कितनी होती थी, तकरीबन 32 डिग्री अंगस्टन की इसकी लेंथ होती है। और इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पूरे एक चक्कर 10 न्यूक्लियोटाइड का होता है, और इसकी लेंथ है, यानी कि इट कंटेन्स 10 न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ जो है वो होती है 3.2 डिग्री अंगस्टन। यानी आपका ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ना, इसकी ये अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है आपका, ये इसकी लेंथ कितनी है, 3.2, ऐसे 10 लगे हुए होते हैं, 10 लगे हुए होंगे, और ये पूरा एक ट्विस्ट बनता है। अब 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 32 इसकी लेंथ हो जाती है। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर ऑफ वॉटसन क्रिक मॉडल। बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर है जी, एवरीथिंग इज आंसरेबल। इसमें जो इस डीएनए से, इस डीएनए के स्ट्रक्चर से डीएनए का रेप्लिकेशन भी बड़ा जबरदस्त तरीके से साबित हो रहा था। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये जो डीएनए हमें पता है ना, सेल डिवीजन के दौरान अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है जी, ये जो सेल डिवीजन होता है हमारे पास, उसमें सपोज करें जी स्टार्टिंग में हमारे पास ये एक चेन थी डीएनए की, ये एक चेन थी। तब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है जी, कि ये चेन अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेगी,
ये चेन जो है वो बिल्कुल अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेगी, जिसमें सेम न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, सेम तरतीब के साथ होंगे। ये डीएनए की रेप्लिकेशन भी आपको इस मॉडल से समझ में आ जाती है। कैसे जी? आपके पास सपोज करें जी, ये एक डीएनए की चेन है, सबसे पहले वो सीधी हो गई। ठीक है, ये डीएनए की चेन है, ये सीधी हो गई जी। सपोज करें हम इसमें अपनी आसानी के लिए बस 3-4 न्यूक्लियोटाइड पकड़ लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे सपोज करें एडिनाइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? थाइमाइन। यहाँ ग्वानिन लगा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? साइटोसाइन। यहाँ थाइमाइन लगा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? एडिनाइन। और यहाँ साइटोसाइन लगा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? ग्वानिन। वही तरतीब है, ATGC। अब इनके बकौल ये जो हमारे पास जब डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना नाइट्रोजन बेसिस के दौरान दरमियान, ये वाले, ये ब्रेक हो जाते हैं। ये ब्रेक हो जाएंगे जी। और फिर क्या होगा? डीएनए हमारा इस तरह दो टुकड़ों में चेन तोड़ेगी। ये चेन अलग हो जाएगी, ये वाली चेन अलग हो जाएगी, और ये वाली चेन जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसा हाल हो जाएगा जी, ऐसा जो डायग्राम में जो बना है। तो हुआ क्या जी? अब ये जो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जी, यहाँ पर AT इनके दरमियान, ये वीक हो गए। वीक होने से क्या होगा जी? एक मिनट। वीक होने से क्या होगा? ये दोनों चेन्स अलहदा हो जाएंगी। ये अलहदा हो गई, ये देखें जी, ये चेन अलहदा हो गई, और ये चेन अलहदा हो गई। ये चेन थोड़ा सा दूर करके बनाते हैं इसको, ये देखें, ये चेन जो है वो अलहदा हो गई। ठीक है जी, दोनों चेन से अलहदा हो गई। नाइट्रोजन बेस के दौरान दरमियान जो नाइट्रो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो वीक हो गया। अब इस चेन में यहाँ पे कौन सा है जी? एडिनाइन। यहाँ कौन सा है? ग्वानिन। यहाँ कौन सा है? थाइमाइन। यहाँ कौन सा है? साइटोसाइन। सिमिलरली यहाँ पर इस चेन में कौन सा नाइट्रोजन बेस लगा हुआ था? थाइमाइन। यहाँ लगा हुआ था साइटोसाइन। यहाँ लगा हुआ था एडिनाइन। यहाँ लगा हुआ था ग्वानिन। अब दोनों चेन अलग हो गई हमारे। फिर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ऐसे सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड भरे पड़े हुए होते हैं। हमारा सेल इनको बना के रख लेता है जी, ऐसे सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड होते हैं मुख्तलिफ नाइट्रोजन बेसिस के साथ, बेतहाशा। आसान है ना? खाने में से आप शुगर हासिल कर लेता है आपका सेल, फॉस्फेट, ये सब हासिल किया जा सकता है। ये जो राइबोस शुगर है C5H10O4 खाने में से हासिल कर ली। फॉस्फोरस आपको खाने में से मिल जाएगा, ऑक्सीजन आपको खाने में से मिल जाएगी, नाइट्रोजन बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं ये, बेसिस जो है नाइट्रोजन बेस्ड प्रोटीन है, ये सब आपका खाने में से मिल जाता है फूड मटेरियल। आपका सेल, आपका न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियोटाइड्स को ना, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को बना के ऐसे चिल्लड़ रखा हुआ है। अब सपोज करें ये वाला है जी ए का, ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें सपोज करें T लगा हुआ है, इस वाले न्यूक्लियोटाइड में समझ ले C लगा हुआ है, इस वाले न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजन बेस है वो G है, इसका T कह लेते हैं, इसका A कह लेते हैं। ये ऐसे मुख्तलिफ वैरायटी के नाइट्रोजन बेसिस वाले न्यूक्लियोटाइड बना के रखे होते सेल में। अब ये बुलाए जाएंगे जी, और ये अटैच होंगे जी इस चेन के साथ भी और इस चेन के साथ भी। ये जो नए लग रहे हैं इनको मैं जरा ब्लैक कलर से बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो ये जो है ना नाइट्रोजन बेसिस, ये अब दोनों चेन्स के साथ अलग अलग जुड़ेंगे। अब हमें पता है जी ये ए है, तो अब इसके साथ कौन सा लगेगा? T लगेगा। ये वाला नाइट्रोजन बेस यहाँ जुड़ जाएगा जी इसके साथ, ये जुड़ गया जी T। फिर ये G है तो इसके साथ C लग जाएगा जी, ये जुड़ गया जी C। ये T है तो इसके साथ A लग जाएगा जी, और ये C है तो इसके साथ G लग जाएगा। एक डीएनए की चेन यहाँ बन गई। सिमिलरली यहाँ पर भी एक चेन बन जाएगी जी। यहाँ पर जो है वो A वाला लगेगा नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यहाँ जो है वो G वाला न्यूक्लियोटाइड लगेगा, यहाँ जो है वो T वाला न्यूक्लियोटाइड लगेगा, और यहाँ जो है वो C वाला न्यूक्लियोटाइड लगेगा। अब देख लें आपके पास ये था जी ओरिजिनल डीएनए, और अब देखें इसकी बिल्कुल दो एग्जैक्ट कॉपीज बन गई। ये कहलाता है प्रोसेस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो आपके पास ओरिजिनल डीएनए का पीस था वो किसी एक में नहीं गया, बल्कि आधा आधा दोनों में चला गया, उसको आप कहते हो सेमी कंजर्वेटिव। देखो ना, ये जो रेड से मैंने बनाया हुआ ये है ओरिजिनल डीएनए, और देखें जी दोनों डॉटर डीएनए को देखें, इस वाले को भी देख लें, इस वाले को भी देख लें, आधा आधा गया जी ओरिजिनल, और आधा आधा नया बन के लगा है। इस तरह की डिवीजन को आप कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कितने बेहतरीन तरीके से वॉटसन और क्रीक के मॉडल ने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक्सप्लेन कर दिया।
ये तो हो गया जी डीएनए का स्ट्रक्चर, वॉटसन क्रिक मॉडल। अब सवाल ये पैदा होता है इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जीन्स कहाँ गए? जीन्स तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मुझे शुगर नजर आई, मुझे नाइट्रोजन बेस नजर आया, मुझे फॉस्फेट नजर आई, बट वेयर इज जीन? अब जीन्स कहाँ है जी? देखिए सीधी सी बात है, आपके पास नंबर्स होते हैं मैथ के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये नंबर। इनको तरीके से आप इनको कंबाइन करते हैं और आप बड़े बड़े नंबर्स बनाते रहते हैं। इनकी तरतीब मायने रखती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर 1 पहले 5 बाद में रखूं तो ये हो गया 15। लेकिन अगर मैंने सिर्फ तरतीब ही पलट दी, नंबर यही रखूं, तरतीब पलट दूं, ये हो गया 5, यहाँ पर आ गया 1, सिर्फ तब्दील पलटी है, अब ये नंबर बड़ा हो गया। तरतीब कितना मायने रखती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपके डीएनए के अंदर एक लंबाई में नाइट्रोजन बेस की जो तरतीब है, यही डीएनए, यही जीन है। ये जो तरतीब आ रही है ना, यही जीन है। जैसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में होता है ना, आप ओ और एन लिखोगे, ऑन, तरतीब आगे पीछे कर दो, एन और ओ लिख दो, नो, है ना। सिमिलरली ये जो तरतीब है, जैसे ये जो हमने डीएनए लिया होता है, इसमें तरतीब क्या है जी, न्यूक्लियोटाइड्स की, एक ए है, फिर जी है, फिर टी है, फिर सी है। ये जो तरतीब होती है डीएनए, इसी की, इसी को आप जीन कहते हो, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इसकी तरतीब पलट दूं, चले मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, तो ये हमारे पास जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस की जो लंबाई में तरतीब है, सपोज करें जी मेरे पास एक डीएनए, उसके अंदर जो है वो सबसे पहले, हाँ, मेरे पास सपोज करें एक डीएनए, उसमें ए लगा हुआ है, उसके बाद नीचे नाइट्रोजन बेस टी लगा हुआ है, फिर सी लगा हुआ है, फिर जी लगा हुआ है, फिर दोबारा ए लगा हुआ है, फिर दोबारा ए लगा हुआ है, फिर सी लगा हुआ है, ये। अब सामने इनके क्या होगा वो तो हमें पता है, ए के सामने क्या होगा, टी होगा, टी के सामने क्या होगा, ए होगा, ठीक है नहीं, सामने तो हमें पता है। चले मैं लगा देता हूँ, ए के साथ क्या होगा, ए, तो ए के साथ क्या होगा, टी होगा, इसके साथ ए होगा, इसके साथ जी होगा, सी होगा, टी होगा, टी होगा, जी होगा। तो अब ये जो लीनियर अरेंजमेंट है ना भाई, इसी को जीन कहते हो आप, ये है जीन्स। अब अगर आप इसकी तरतीब अपने से इतने नंबर नहीं, छोड़ा लेता हूँ, ए टी जी, ये एक अलग जीन होगा। तरतीब आगे आगे पीछे कर दें, टी ए जी, ये अलग जीन है। जी ए टी, ये अलग जीन है। जी टी ए, ये अलग जीन है। फिर टी जी ए, ये अलग जीन है। तरतीब के हिसाब से आप इन तरतीब आगे पीछे कर, है 4 नाइट्रोजन बेस, लेकिन आप इनकी तरतीब आगे पीछे कर दे, बहुत सारे आपकी कहानी हो जाएगी भाई। ये है मामला, जीन इसको कहते हो आप। ये जो आपके डीएनए की इतनी लंबी लंबी चेन है जी, ये आपकी डीएनए की चेन है जी, एक सपोज करें, ठीक है जी, ये डीएनए की चेन है जी। यहाँ पे अब इसके अंदर कितने सारे लंबाई में न्यूक्लियोटाइड्स आ गए होंगे, तो सपोज करें यहाँ से लेके यहाँ तक के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हो गया जीन नंबर 1, एक करेक्टर का जीन है। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हो गया सेकंड करेक्टर का जीन। यहाँ से यहाँ तक के जितने आपके पास हैं, वो कहलाएगा सेकंड थर्ड जीन। इस तरह ये जो लीनियर सीक्वेंस है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस की, इसको आप जीन कहते हैं। तो ये हो गया जी डीएनए का स्ट्रक्चर। हमने आज की क्लास में देखा कि क्रोमोसोम के बाद डीएनए को हेरिडिटी करेक्टर ट्रांसफर करने का जरिया कैसे माना गया, बकायदा एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। फिर हमने डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए हमने देखा। हमने देखा ये मशहूर क्यों है जी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इस मॉडल के थ्रू कैसे हो रही है। और हमने ये भी देख लिया कि हमारे इस मॉडल के हिसाब से जीन्स कहाँ है। तो हमारे पास ये जो डीएनए के अंदर लीनियर सीक्वेंसेस होती हैं, यही डीएनए के अंदर जो है वो जीन कहलाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो जीन्स हैं, जो अभी आपके सामने जीन्स आए हैं, इनमें कोडॉन्स का मामला क्या होता है, कोडॉन्स क्या होते हैं जी। फिर इस जीन से हम जानते हैं ना, जीन से हमारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। हर जीन में, जैसे एक जीन के अंदर मेरी आंखों का कलर है, तो वो बनेगा कैसे, कैसे इस जीन के डीएनए की ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, इससे हमारा कैरेक्टर डेवलप होगा। तो ये इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। हम जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। उसके बाद जो है हम ये भी देखेंगे कि जीन्स के अंदर कोड्स क्या होते हैं, कितने कोड्स होते हैं, म्यूटेशन वगैरह देखेंगे। और इंशाल्लाह फिर इस चैप्टर को एक आध दिन में हम फाइनलाइज कर देंगे। ख्याल रखिएगा अपना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।